हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर। राइट, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। राइट, उसकी टाइप्स क्या है, क्लियर, सराउंडिंग क्या है, आपका बाउंड्रीज क्या है, उसकी टाइप क्या है, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया था बहुत इजी लैंग्वेज में। तो बच्चों, आज हम इसका सेकंड लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट एंड स्टेट ऑफ सिस्टम। राइट बच्चों, स्टेट ऑफ सिस्टम। अब सबसे पहले बात ये आती है बच्चों कि थर्मोडायनामिक्स में सब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि इसमें ना आपका साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे न्यूमेरिकल्स करें। तो इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर चलेंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। राइट, सबसे पहले हम किसी भी सिस्टम की, हमारे पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ओके। तो किसी भी सिस्टम की हमें अगर स्टेट फाइंड करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए सबसे पहले, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास एक व्हीकल है। राइट, मैं इसको रफली बना रही हूँ। इसमें सपोज डेट कोई आपका गैस प्रेजेंट है। राइट, अब इसको हम बोलते हैं सिस्टम। क्लियर बच्चों, तो सिस्टम जो है, तो मैं इसकी मुझे स्टेट को डिफाइन करना है। बेसिकली आप लोग जानते हो ना, आप किसी की स्टेट को डिफाइन करते हो तो आप उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन को देखकर डिफाइन करते हो, नहीं करते हो, कि वो इतना पैसे वाला, वो मिडिल क्लास, वो लोअर क्लास, वो हायर क्लास। क्लियर, तो हम लोग किसी भी पर्सन की अगर उसकी स्टेट को फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी हम उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है उसके बेस पर डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली बेटा, सिस्टम में हम क्या देखेंगे, सिस्टम में हम ऐसा क्या ऑब्जर्व करें कि हम उसकी स्टेट को ईजिली डिफाइन कर पाए। राइट, तो बेटा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर अगर आप सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसके क्या वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं बेटा, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोल, आप इनको देखोगे। अगर किसी भी सिस्टम का हमें स्टेट डिफाइन करना होता है बच्चों, तो हम उस सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल को डिफाइन करते हैं। देखते हैं कि क्या इस सिस्टम का ये प्रेशर, अगर इनमें कोई चेंजिंग आती है, राइट, मेरी बात को समझना, यदि इनमें कोई चेंजिंग आ रही है, सपोज इस सिस्टम का स्टार्टिंग में प्रेशर P1 था और लास्ट में उसका P2 हो जाता है फाइनल प्रेशर, इट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे कि भाई प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम आपका चेंज हो रहा है, सिस्टम में चेंजिंग आ रही है। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो ही तो क्या करते हैं, सिस्टम को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम वेरिएबल फैक्टर्स भी बोलते हैं या मेजरेबल फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि सिस्टम को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर बच्चों, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि स्टेट ऑफ सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, इसमें किसी भी सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, उसकी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, और फिजिकल क्वांटिटी जो उसकी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, आपको पता है किसी भी गैस में हम लोग क्या मेजर करते हैं, उसे क्या देखते हैं, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर। राइट, तो वही चीज़ हमें देखना है कि स्टेट ऑफ सिस्टम में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे कि द फिजिकल स्टेट। अब आप किसी की फिजिकल स्टेट बताते हो तो उसका फिजिक्स देख के बताते हो, नहीं बताते हो। सपोज दैट आपके पास कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो आप उसकी स्टेट डिफाइन करते हो कि उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका टेस्ट क्या है ना, उसकी मतलब ऑर्डर क्या है, उसमें स्मेल कैसी आ रही है। राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कभी स्टेट ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की स्टेट को कौन डिफाइन करेगा, तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो इसकी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेंगे वो आपके होंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। राइट, तो द फिजिकल स्टेट, ठीक है, डिफाइन या सेड टू बी किसका बेटा, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इस बात को आप ध्यान से समझना, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज सेड टू बी, या इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में करते हैं हम लोग, प्रेशर, यानी इसके वेरिएबल फैक्टर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल, ठीक है, ऑफ इट्स
इसको हम मेजरेबल भी कह सकते हैं बेटा। मेजरेबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आपके कौन कौन से होते हैं? इसको हम फैक्टर, पैरामीटर्स, कौन कौन है ये आपके मेजरेबल आपके पैरामीटर्स? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सच एज कौन सा है बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल। यही तो आपकी किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करेंगे, राइट। फिर फाइनली हमने देखा कि इज नोन। अब इतने सारे आर, काफी सारे हैं, तो आर नोन क्या जाने जाते हैं बेटा? ये स्टेट ऑफ सिस्टम। यही तो डिफाइन कर रहे हैं आपकी सिस्टम के स्टेट को, तो इनको हम स्टेट ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स मेजरेबल पैरामीटर्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स आर नोन। क्या है बेटा आपके? ये स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। और इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, जो आपके पैरामीटर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, आपको मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ। ठीक है, तो फाइनली ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। इनको हम मेजर कर सकते हैं इजिली, राइट बच्चों। इनको इजिली मेजर करेंगे तो हमारी क्या है? ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अब दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर नोन एज वेरिएबल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये आपकी वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, राइट। तो ये तो बात समझ में आ गई कि स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है। और फाइनली इनको हम क्या बोलते हैं? एंड द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर नोन एज वेरिएबल प्रॉपर्टीज, राइट। या हम कह सकते हैं आर नोन एज वेरिएबल ऑफ स्टेट, यानी ये जो सिस्टम की स्टेट है उसकी ये वेरिएबल है, ये वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं एज स्टेट ऑफ वेरिएबल, स्टेट ऑफ वेरिएबल। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको या नहीं? सबसे पहले हमने आज देखा कि भाई हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है, ये चेंज कैसे होता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है कि कोई सिस्टम जिसमें जो उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, कौन डिफाइन करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? उसकी स्टेट ऑफ सिस्टम। वो इसकी सिस्टम की स्टेट को बता रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और जो मेजर करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? स्टेट ऑफ वेरिएबल्स, राइट। स्टेट ऑफ वेरिएबल्स यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बेटा ये बात हमारी किसकी हो गई? स्टेट ऑफ सिस्टम एंड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको आप पहले लिख सकते हो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सब बातें समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए अब ये तो बात अब सपोज डेट कोई हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर ये तो हमारा इसका डेफिनेशन हो गया, स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया हमने। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इसमें आपका एक। ठीक है, हमारे पास कोई भी सिस्टम है ना, अब वो क्या होगा? चेंज होगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे? चेंज के बारे में, कि भाई चेंज कैसे होता है ये। तो चेंज कैसे करेंगे? देखो बेटा, ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, क्लियर। इसमें ये हमारी पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। दूसरा बेटा सिलेंडर ये है हमारे पास, इसमें हमारी क्या लगी हुई है बेटा? इसमें पिस्टन लगी हुई है, राइट। सपोज डैट स्टार्टिंग में इसका प्रेशर P1, V1, टेम्परेचर T1 था। कुछ टाइम बाद इसका P2, B2 एंड T2 हो गया, क्लियर। मतलब P1, V1, T1 से P2, B2, T2 हो रहा है, यानी कि आपका सिस्टम में चेंजिंग आ रही है। और चेंजिंग कौन बता रहे हैं हम लोगों को? उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि आपका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्लियर। तो फिर यही तो हमारा होता है चेंज ऑफ सिस्टम। तो हम अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सिस्टम में चेंजिंग हो रही है? तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू चेंज ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को हम चेंज करेंगे तो इट्स, अगर हम इसके किसी भी, इट्स वन और मोर देन वन, बात समझे? एक या एक से ज्यादा। अगर मैं किसी सिस्टम के एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को चेंज कर दूं, ऐसा नहीं है कि तीनों ही चेंज होंगे तभी इसमें चेंजिंग आएगी। कहने का मतलब है कि किसी हम अगर एक वेरिएबल्स को भी चेंज करते हैं तब भी सिस्टम में चेंजिंग आ जाएगी। अगर आपने प्रेशर को चेंज किया
बाकी सब कांस्टेंट है, तब भी सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम को चेंज किया तब भी आपका सिस्टम चेंज होगा, राइट। तो टू चेंज ऑफ सिस्टम इट इज वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल, है ना, स्टेट वेरिएबल। और स्टेट वेरिएबल कौन होते हैं बेटा, बताओ आप मेरे को। वही होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। हैव टू बी क्या हो जाएंगे, चेंज। सिस्टम चेंज तभी तो होगा, उसे सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें किसी भी स्टेट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो मोल्स हो, राइट। टू बी चेंज, क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलो अब मैंने आपको स्टार्ट में बता ही दिया, इसका P1 था, B1 था, T1 था, उससे P2 एंड B2 T2 हो गया। और जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल चेंज हो, अगर कोई एक वेरिएबल भी चेंज हो रहा है तब भी सिस्टम में चेंजिंग आएगी, तीनों हो रहे हैं तब भी चेंजिंग आएगी, राइट। चलो अब बेटा इसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड चेंज ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में चेंजिंग कब आती है, राइट। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें थर्मोडायनामिक्स में क्या, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, राइट बच्चों। तो एक बात बताओ मेरे को आप लोग, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ये बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट, इक्विलिब्रियम। देखो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम का चीज मतलब क्या है, आप पढ़ते हो ना केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे सिंपल फंडा है बच्चों। ये ए क्या है आपका रिएक्टेंट, इसे V बढ़ना है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा आपका प्रोडक्ट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, ना तो डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये तो आपने समझा केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो बेटा क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन A इक्वल कंसंट्रेशन V इक्वल कांस्टेंट, इज द राइट। ये हो गया हमारा, हो गया। तो ये तो हमने मतलब पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट बच्चों। अब मैंने बोला थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है। देखो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आपके वेरिएबल्स होते हैं, भाई नॉर्मल सी बात है, जहां हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो वहां सिस्टम की बात करेंगे, और सिस्टम में आपका जो भी गैस प्रेजेंट है, राइट। तो बेटा नॉर्मली इसमें गैसेस प्रेजेंट होती है, हम इस गैस की बात करते हैं थर्मो में। तो गैसेस के अंदर अगर हम उसका सिस्टम चेंज होता है तो किससे होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से। तो अगर किसी सिस्टम का कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है, राइट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम का कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये बात थर्मोडायनामिक्स के लिए हो रही है, तो ऑब्वियसली जो सिस्टम होगा उसके अंदर, सिस्टम में जो भी गैस प्रेजेंट है, जो भी आपका सिस्टम है, उसमें अगर उसका कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको हम डिफाइन देंगे बेटा। अब आपने बात समझ लिया। अब वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, राइट। टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, कभी प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, राइट। तो अब बेटा हम इसको डिफाइन लिखेंगे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या होती है, सिस्टम इज सैड टू वी, है ना। इसे कब बोलेंगे हम, टू वी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब कहा जा सकता है, जब हो सकता है, सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जब कोई उसका एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए, राइट। ये तो डेफिनेशन हुई। तो हमने क्या देखा, व्हेन इट, कब कहेगा, जब व्हेन इट्स स्टेट ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, कांस्टेंट। ये तो पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। स्टेट वेरिएबल हैव कांस्टेंट वैल्यू, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, क्लियर। चलो
तो मैंने क्या देखा, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब भी बोला जा सकता है जब उसका कोई एक स्टेट ऑफ वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, राइट। चलो अब ये होता कितने टाइप्स का है, बहुत इजी है बेटा, बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है। एक आपका मैकेनिकल, राइट, एक आपका केमिकल, और एक आपका बेटा कौन सा होता है, दूसरा आपका थर्मल, है ना। थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल, ये 3 टाइप्स का होता है, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे बच्चों, कि हम इसको देखेंगे यहाँ पे थर्मल में क्या होता है। थोड़ा पढ़ेंगे स्पीड में क्योंकि हमारा सिलेबस जल्दी हो नहीं पाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल में क्या होगा बच्चों, नाम से लग रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ बेटा टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, क्लियर। सेकंड बेटा आपका होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल में क्या होगा बच्चों, मैकेनिकल में आपका बेटा होगा जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, राइट। तुम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट है आपका ये T इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट फाइनली। और इसमें बेटा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। बोलो इतना समझ में आया। थर्ड क्या है बच्चों आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल तो बेटा बहुत आसान है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों हमारे, देखो केमिकल में जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए। अगर उसकी सिस्टम की कंपोजिशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या, वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। थोड़ा इसमें लिख दो क्या, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, क्या हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है, या रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो, रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। चलो तो हम इसको भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कंपोजिशन को C इज इक्वल टू K, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स हो गए, क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या आएगा, हाँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये होता क्या है बेसिकली। चलो तो अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा इसमें, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, क्लियर। तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन हमारे होते क्या हैं बच्चों, ये हम लोग को देखेंगे आज हम इसको। सबसे पहले देखो भाई, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन ये होते क्या है बच्चों। देखो बेसिकली आपको बताऊंगी बाद में। सपोज दैट एक आपको मैं ना कहानी सुनाती हूँ अच्छी सी। जैसे आप लोग अपने घर से निकलते हो, राइट, आप घर से निकलकर अपने कॉलेज या अपने स्कूल जा रहे हो, ठीक है। आपके स्कूल एंड कॉलेज जाने के 2 रास्ते अवेलेबल हैं, ठीक है। एक तो शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। यानी एक तो शॉर्टकट मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता है, शॉर्ट मतलब ये कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते शॉर्टकट, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक रास्ता ऐसा है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, भाई घर से निकलो सीधा स्ट्रेट जाओ स्कूल पहुंच जाओ। एक रास्ता उसका होगा लॉन्ग कट, मतलब आप घूम घूम कर अपने स्कूल पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। अब उसमें देखना क्या है बेसिकली, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा होम, स्वीट होम, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, स्कूल है, ठीक है। चलो आप यहाँ से निकलते हो और सीधा अपने यहाँ स्कूल पहुँच गए। इसका मतलब आपको कोई मतलब नहीं है, आप सीधा अपने स्कूल से घर पहुँच गए, ठीक है। अब फाइनली आप ऐसा हो जाए कि आप सीधा नहीं पहुँचकर यहाँ से घूमकर फिर कहीं, यहाँ से घूमकर फिर यहाँ घूमकर तब आप यहाँ स्कूल पहुँचे, है ना। तो इस वाले प्रोसेस में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको एनर्जी भी खर्च होगी, ज़्यादा वर्क डन होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे आपके कौन होते हैं, पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपके बेटा, स्कूल में कौन है आपका, टीचर, ठीक है। स्कूल में कौन है आपका टीचर, यहाँ कौन है आपके पेरेंट्स, क्लियर। तो फाइनली आपने क्या देखा कि भाई टीचर को तो कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कहते हैं, चाहे आप अपने घर से सीधे रास्ते से आओ, चाहे आप टेढ़े रास्ते से आओ, टीचर को तो कोई फर्क पड़ा है। आप तो स्कूल आए ना, स्कूल तो आप आ गए, तो टीचर को मतलब नहीं आप कहाँ से आए। तो टीचर को आपके पाथ से कोई मतलब नहीं है कि आप
शॉर्टकट आए थे, लॉन्ग कट आए थे, मतलब इस बात से है कि आप स्कूल आए, आपकी अटेंडेंस हो गई। ठीक, तो टीचर बेटा हमारा क्या बन गया यहाँ पे, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की इसको मतलब किससे है, इसको मतलब हमारे स्कूल में जाने से है, वो हमारा स्टेट फंक्शन है, उसको हमारे पाठ से मतलब नहीं है, राइट। अब ये पेरेंट्स आए, अब भाई पेरेंट्स तो पूछेंगे तुम कितने बजे स्कूल पहुंचे थे, तुम किस रास्ते से गए थे, तुम्हें इतना टाइम कैसे लगा, कहाँ स्कूल पहुंचने में, राइट। तो स्कूल पहुंचने में टाइम तुम्हें इतना क्यों लगा, तुम स्कूटी से गए हो तो भाई पेट्रोल भी खर्च होगा, जितना लंबे रास्ते से जाओगे तो पेट्रोल उतना ही खर्च होगा ज़्यादा। तो इस बात को मतलब पेरेंट्स को होता है नहीं होता है, पेरेंट्स को मतलब है सब, वो टाइम भी नोट करते हैं, राइट। तो बेटा पेरेंट्स हमारे क्या हो गए, पाथ फंक्शन। बात मेरी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पाथ फंक्शन, यानी पेरेंट्स को हमारे पाथ से मतलब है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, कितनी टाइमिंग ले रहे हैं, और हम स्कूल कितने बजे पहुंचे, घर से कितने बजे हम लोग निकले। तो पेरेंट्स हमारे लिए क्या हो गए, पाथ फंक्शन। टीचर को कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी पाथ से आइए, लॉन्ग कट शॉर्टकट, लेकिन स्कूल आना चाहिए आपको। तो टीचर हमारे लिए क्या होगा बेटा, स्टेट फंक्शन। तो कहने का मतलब है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं बच्चों कि आपका कोई भी सिस्टम का कोई भी मतलब आपका जो फंक्शन है, चाहे वो एनर्जी, चाहे वर्क, चाहे आपका गिव्स फ्री एनर्जी में कोई भी एनर्जी, चाहे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो जो आपके सिस्टम के जो भी फंक्शन है, तो अगर वो सिस्टम की ओनली स्टेट पर डिपेंड करेंगे, उसकी स्टेट पर डिपेंड करेंगे, तो वो बेटा आपके होते हैं स्टेट फंक्शन, राइट। और अगर सिस्टम के ऐसे फंक्शन जो सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करेंगे, सिस्टम का जो भी पाथ होगा उस पर डिपेंड करेंगे, और तब वो स्टेट पे पहुंचेंगे, भाई पाथ पे भी डिपेंड करेंगे, फिर फाइनली स्टेट को अपने अटेन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पाथ फंक्शन। बात समझ में आ गई, इस वाले एग्जाम्पल से आपको मैं सोचती हूँ समझ में आ गया वो अच्छे से, क्लियर। तो सबसे पहले हम बेटा डिस्कस क्या करेंगे, हाँ, तो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हमारे टीचर क्या है हमारे लिए, स्टेट फंक्शन। तो इसकी हम डेफिनेशन बेटा कैसे देंगे कि ए फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं रफ करती हूँ, ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेट फंक्शन। बेटा इस पे क्वेश्चन आता है आपका, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा इसमें कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, क्लियर। तो स्टेट फंक्शन क्या लिखेंगे बेटा, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, चलो मार्कर चेंज कर लेती हूँ, आपको दिखेगा नहीं व्हाइट बोर्ड क्योंकि राइट हो गया ये, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं स्टेट, ए स्टेट फंक्शन, ए स्टेट फंक्शन, राइट, ठीक है। इट्स वैल्यू, मैंने क्या बोला, मतलब किसी भी सिस्टम की वो फिजिकल क्वांटिटी की उसकी वैल्यू इट्स डिपेंड्स ऑन स्टेट, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, यू नो। तो क्या बोलूंगी मैं, फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए स्टेट फंक्शन, किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन हम जब कहते हैं जब उसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन स्टेट, बात समझे, डिपेंड्स ऑन स्टेट नॉट पाथ, डिपेंड्स ओनली, चलो इसमें आप ओनली वर्ड भी जोड़ दो, डिपेंड्स ओनली ऑन द, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट, ओनली स्टेट पर डिपेंड करेगी फिजिकल क्वांटिटी किसी सिस्टम की, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ऑफ द सिस्टम, बात समझ में आ गई, ऑफ द सिस्टम, एंड नॉट डिपेंड, एंड नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है, एंड नॉट डिपेंड ऑन पाथ, अटेंड टू द स्टेट, है ना, अटेंड, ये भी इसमें ऐड कर लो, अटेंड टू द स्टेट। चलो बेटा ये डेफिनेशन हो गई आसान सी कि स्टेट फंक्शन एक किसी भी सिस्टम की एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि उस सिस्टम के ओनली ऑन स्टेट पर डिपेंड करेगी, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, किसको अटेंड करने के लिए, स्टेट, उसके सिस्टम के स्टेट को अटेंड करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बेटा स्टेट फंक्शन।
अब देखो स्टेट फंक्शन में बेसिकली बेटा ना, स्टेट फंक्शन में आपकी जितनी टाइप की एनर्जी है, ठीक है, सब आपकी स्टेट फंक्शन होती हैं। एग्जाम्पल आपका G यानी गिफ्ट फ्री एनर्जी, आपकी H यानी एंथैल्पी, आपका U यानी इंटरनल एनर्जी, आपका S यानी कि आपका क्या होता है एंट्रोपी S। और इसमें क्या हो सकता है, आप जज करो कि क्या क्या हो सकता है जिसमें एनर्जी हो। सारी एनर्जी आपकी बेटा कौन कौन सी हो सकती है, हाँ आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डिपेंड करेगा, क्लियर। और आपका क्या हो सकता है बेटा इसमें, हाँ और इसमें आपका टेम्परेचर, ये सब कुछ इसमें आ गया। देखो एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी आपकी एंथैल्पी, आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी एंट्रोपी, आपका वॉल्यूम, आपका टेम्परेचर, ये बेटा सारे क्या हैं आपके स्टेट फंक्शन, क्योंकि इनको आपके पाथ से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप लॉन्ग कट जाए चाहे आप शॉर्ट कट जाए, उसको अपनी उसकी फाइनल स्टेट से मतलब है, ठीक है। अब फाइनली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इससे सपोज मेरे पास सिस्टम है, इसका वो प्रेशर P1 है, ये V1 है, ये T1 है, और इससे क्या हो गया ये P2 B2 T2 हो गया नहीं हो गया। अब P1 से P2 हुआ तो हमें इससे मतलब नहीं P1 से P2 होने में कितना टाइम लगा, कैसे हुआ, B1 से B2 कैसे हुआ, तो ये सारे फंक्शन आपके क्या हो गए बेटा स्टेट फंक्शन। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिक क्या होती है। ट्रिक बहुत आसान सी है, क्या देखो सबसे पहले आप एक ट्रिक याद करो, पाथ फंक्शन में आपको अपने घर से अपने स्कूल जाने में लॉन्ग कट रास्ते में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, तो बेटा उन दो पैरामीटर को छोड़ दो। वर्क डन क्या होता है आपका W, और आपकी एनर्जी यहाँ पे Q, यहाँ पे हम Q लेंगे एनर्जी को, बात समझे, वो वाली एनर्जी नहीं, ये एनर्जी नहीं, GHU ये वाली कोई एनर्जी नहीं, मैं बात करूंगी Q की, ऊष्मा। आपकी ज्यादा ऊष्मा निकल रही बॉडी से, आप जितना चल के जाओगे पसीने आएंगे नहीं आएंगे, तो Q ऊष्मा एंड वर्क डन W, ज्यादा काम करना पड़ा भाई, वर्क डन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो बेटा इन दोनों को छोड़ के, मेरी बात समझना, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ आपको, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे आपके जो वेरिएबल्स हैं GHUSVT सारे के सारे आपके अपने आप में क्या है स्टेट फंक्शन, और ये दोनों क्या है बेटा पाथ फंक्शन। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस इन दोनों को अलग कर देना, इन दोनों को छोड़ के सारे स्टेट फंक्शन, ये क्या है आपके पाथ फंक्शन। हो सकता है अब आपको क्लियर हो गया हो, अब इतना मैं आपको इतना ही समझूंगी कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। ये क्या होता है पाथ फंक्शन, तो देखो बच्चों पाथ फंक्शन में क्या होता है, बच्चों पाथ में भी बताया था कि पाथ फंक्शन में जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी सेड टू बी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड करेगी, बात समझे ना, जो पाथ पे डिपेंड कर रही है आपके पेरेंट्स को मतलब है पेरेंट्स आपके पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, आप इतने लॉन्ग कट से इतनी देर में कितनी देर में स्कूल पहुंचे, क्यों पहुंचे, यहां से क्यों नहीं गए, तो वो आपके पेरेंट्स क्या है आपके पाथ, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे पाथ फंक्शन में क्या होगा हमारा, पहले दोज फंक्शंस, क्लियर, दोज फंक्शंस विच आर डिपेंड्स, दोज फंक्शंस विच आर डिपेंड्स, जो आपके डिपेंड्स होते हैं किस पर, ऑन पाथ को फॉलो करते हैं, ऑन पाथ फॉलोड, राइट, ऑन पाथ फॉलोड टू रीच कहां पर, पहुंचने में, स्टेट ऑफ सिस्टम, टू रीच को रफ करते हैं, टू रीच दैट स्टेट, मतलब आप सिस्टम की स्टेट तक पहुंचने के लिए उस पाथ को फॉलो कर रहे हो, आप उसी मार्गदर्शन को फॉलो करोगे, आप उसी रास्ते से, आपको उसी रास्ते से जाना है, पाथ को फॉलो करोगे, तो बेटा पाथ फंक्शन क्या होगा, दोज फंक्शंस विच आर डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो टू रीच दैट स्टेट, उसके स्टेट में पहुंचने पर, तो आर नोन एज क्या होता है बेटा पाथ फंक्शन। और मैंने आपको इसमें ट्रिक क्या बताई थी बच्चों,
मैंने आपको ट्रिक्स में ये बताई थी कि पाथ फंक्शन वो होते हैं, जितना लॉन्ग कट से हम जाते हैं तो हमें उतना ही वर्क डन करना पड़ता है, उतनी हमारी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो इसके बेटा एग्जाम्पल दो ही हैं। सबसे अच्छा तरीका है वर्क डन एंड क्यू। आज समझ में आ गई? चलो, ये आपकी हीट हो गई बेटा, लेकिन आप यहाँ पे वो वाली एनर्जी, यहाँ पे आपको क्यू, बस क्यू मेंशन करना है, हीट। वो वाली एनर्जी मत लगा देना, EUG गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वो नहीं है, वो आपकी क्या है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, चलो। तो अब इसमें देखो बेटा, लास्ट वीडियो में, हाँ मुझे एक टॉपिक याद आ गया। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको एक वो पढ़ाया था, टाइप ऑफ बाउंड्री बताई थी, तो टाइप ऑफ बाउंड्री में मैंने आपको एक बाउंड्री बताई थी बेटा, रिजिड बताई थी, एक फ्लैक्सीबल, एक रिजिड। तो रिजिड में मतलब बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैम रिजिड बाउंड्री में अगर हम कोई एयर टाइट कंटेनर लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्या है, इसमें कुछ गैस भरा हुआ है, कुछ मटेरियल है। अब एक बात बोलो बेटा, एयर टाइट कंटेनर है, तो एयर टाइट कंटेनर में आपका देखो ऊपर से तो फ्लेक्सिबल होगा नहीं, तो ये ऊपर से तो ही एयर टाइट है। अब इसकी जो अंदर वाली बाउंड्री है, इसका जो मटेरियल है, उसमें से तो एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा। ऐसा नहीं है कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का तो एक्सचेंज होना है भाई। मैंने बोला एयर टाइट, एयर टाइट उसका ऊपर का कंटेनर होना चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं जाए, तो ऊपर से तो वो रिजिड हो जाएगा ना। लेकिन ये वाला जो इसकी जो आपकी बाउंड्री होंगी, इसमें तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना, तो उसको मैंने रिजिड बाउंड्री बोला था। फ्लैक्सिबल में क्या होगा कि ऊपर से आप इसे आराम से पुश कर लो, ऊपर से आप दबा लो, वो फ्लैक्सिबल बाउंड्री बताई थी। और आपकी मैंने एक एडियाबैटिक बताई थी, उसमें आपका क्या होगा, उसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ना आपके उसके ऊपर से भी कोई मूवमेंट हो पाएगा, तो वो बेटा एडियाबैटिक बताई थी मैंने। ठीक है, तो वो कंफ्यूज आप दूर कर लेना अपना। ठीक है, चलो अब फाइनली हमने क्या देखा बच्चों, ये हमारा हो गया, पाथ फंक्शन समझ में आ गया और स्ट्रेट फंक्शन समझ में आ गया, क्लियर। अब बेटा लास्ट इसका हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। टॉपिक लास्ट है ये अभी इस वाले वीडियो का, बाकी तो चैप्टर बड़ा है बेटा, अभी इसको हम नेक्स्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये क्या होता है बच्चों, देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब कि थर्मोडायनामिक्स में जो भी प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में हम किसी भी स्टेट ऑफ वेरिएबल का ट्रांसफर या वो मतलब कुछ भी उसका चेंज होना बंद हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए, उसका डिफरेंस जो है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलो तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी सिस्टम की स्टेट को चेंजिंग करते हैं, तो चेंजिंग करने से जो उसमें डिफरेंस आ रहा है या डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस जीरो आ रहा है ना। आपने सिस्टम की स्टेट को चेंज किया, P1 से P2 किया, B1 से B2 किया, अब दोनों का डिफरेंस निकाला, अब दोनों का डिफरेंस चेंज हो रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो सारी चीज़ हम किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में। ठीक है, तो पहले हम इसके लिखेंगे डेफिनेशन बेटा, प्रोसेस ऑफ, क्लियर, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, process of changing the state of system। मतलब किसी सिस्टम की स्टेट की आप जो प्रोसेस कर रहे हो चेंज करने में, राइट। इट्स वन, चाहे उसके एक, इट्स वन और मोर देन वन, या तो उसका एक से ज्यादा कर दो वेरिएबल चेंज, ठीक है, किसी सिस्टम का, है ना। स्टेट वेरिएबल, किसका स्टेट वेरिएबल कौन कौन होते हैं आपके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तुम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम चेंजिंग करेंगे किसी स्टेट ऑफ सिस्टम को, उसके एक और एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल को हम चेंज करें, चाहे एक को चाहे एक से ज्यादा को, ठीक है, तो इज नॉन एज, तो बेटा वो क्या कहलाएगी आपकी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एज थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आपसे बोलूं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम कोई सिस्टम है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हम उसके किसी एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को अगर चेंज करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। इज दैट क्लियर?
चलिए, अब ये वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं इसे हम चेंज करते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यही तो होंगे स्टेट वेरिएबल। तो बेटा उसके बेस पे ये प्रोसेस आपकी कितनी टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी होती है? आइसोथर्मल। दूसरी कौन सी होती है आपकी? एडियाबैटिक। तीसरी कौन सी होती है? आइसोकोरिक। चौथी कौन सी होती है आपकी? आइसोबारिक। और पांचवी कौन सी होती है? साइक्लिक। तो वही हमारी क्या होती है बेटा? थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद बेटा आपका हम इसको फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है हम लोगों का। क्लियर बच्चों? चलो, तो इसके बाद हमने क्या देखा बच्चों कि भाई हमारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है? जब किसी सिस्टम की स्टेट वेरिएबल जो होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उसमें किसी एक को या एक से ज़्यादा को हम चेंज कर देंगे या चेंज करते हैं। ठीक है, तो फाइनली होता क्या है कि वो आपको हम उसे बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो बेटा पहला है आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जैसे आइसो वर्ड आपका आ गया, थर्मल वर्ड, यहाँ बात हो रही है टेम्परेचर की। आइसो मतलब सेम, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है उसमें, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहेगा, उससे हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। देखो जैसे हमारे पास है यहाँ पे P1 B1 से T तो ऐसे ही रहा, P2 B2 T भी ऐसे ही रहा। तो इसका मतलब क्या? मतलब T चेंज नहीं हो रहा है, बाकी चेंजिंग हो रही है ना। तो यहाँ पर डेल्टा T क्या होगा बेटा आपका? 0। ये हमारा क्या है? आइसोथर्मल। दूसरा कौन सा है बेटा हमारा? आइसोबारिक। अब बच्चों देखो, ये आइसोबारिक प्रोसेस आपको नाम से लग रहा है ना, आइसो मतलब सेम, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो यानी यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बाकी सब में चेंजिंग, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं। जैसे P1 तो P रहेगा, B1 T1, जैसे P B2 T2। तो ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं हो, बाकी सब चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो इसे क्या बोलेंगे हम? आइसोबारिक। तो अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा P, वो क्या आएगा हमारा? 0। इतना बात समझ में आ गई? थर्ड क्या है बेटा आपका? आइसोकोरिक। आइसोकोर का मतलब क्या है आपका? कि जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस 0 हो जाए। बात समझे? वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंस 0 आएगा अपने आप। तो थर्ड क्या है बेटा आपका? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होगा बेटा? इसमें आपका सपोज P1 है, B1 B रहा, T1 है, P2 है, B1 B रहा एंड T2। अब देखो वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, वॉल्यूम सेम है, बाकी चीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों? हाँ, इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से। एडियाबैटिक में हम लोग क्या करेंगे फटाफट से बेटा कि भाई एडियाबैटिक का मतलब है कि आपका उसमें एनर्जी का ट्रांसफर 0 हो जाए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, आप चाय की केटली लेना, चाय की केटली में आप चाय कई घंटों तक रख लेना, क्या चाय ठंडी होती है? उसमें नहीं होती। क्यों? उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, एनर्जी अंदर वाली बाहर जा ही नहीं रही है, ट्रांसफर हो, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो वो आपका क्या है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक में आपका एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस में, और इसका एग्जाम्पल खूब अच्छे से बताया आपको, चाय की केतली। तो एनर्जी ट्रांसफर 0, कोई ट्रांसफर नहीं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, क्या आएगा आपका? इज 0, ठीक है। कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आपका क्या है यहाँ पे? 0 रहेगा, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं? यहाँ आपका Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे आपकी चाय की केटली में कहीं होता है एनर्जी का ट्रांसफर, चाय तो अंदर गर्म थी तो गर्म रहेगी, ठीक है। लास्ट बेटा आपका 5 बचा है यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या होता है? बोलो। अरे एक बात बोलो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, कभी गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं, गुस्सा आता है, अरे हम कभी घर में नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं, अब कभी इस घर में दोबारा वापस नहीं आएंगे। गुस्से में हम लोग ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत होता है ना, घर से बाहर निकलते हैं, फिर घर की याद आती है, तो घर की याद आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे अब तो घर ही चलते हैं, घर की बहुत याद आ रही है, बाहर का नज़ारा देख लिया हमने कैसा है, राइट। तो जब कोई चीज़
जब अपनी वो इनिशियल स्टेट में होती है और फाइनल वो वापस उसी स्टेट में अगर आ जाती है, बात समझे मेरी, तो वो क्या है आपकी साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं कोई साइकिल लेती हूँ, अब ये यहाँ पर कोई इसमें यहाँ से ये घूम के गया और लौट कर यहीं आ जाए, बात समझे ना, जो इसकी इनिशियल स्टेट है वही उसकी फाइनल स्टेट हो जाए। आप इस घर से गए थे और वापस इसी घर में आ गए, तो आपकी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो गई ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। तो कोई ऐसा सिस्टम जिसकी जो इनिशियल स्टेट होती है वो फाइनली रिटर्न होकर अपनी उसी स्टेट पर वापस आ जाती है, मतलब उसको बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसमें बेटा होता क्या है, इसमें ना सारे डेल्टा यूज करते हैं हम, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस। मतलब डेल्टा अगर इसका हम निकालेंगे तो जीरो ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो सेम ही है ना, जहां से वो गया वहीं वापस आ गया, तो दोनों सेम रहेंगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, दोनों का डिफरेंस आपका जीरो आएगा। बात समझे ना? तो क्या लिखेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस बेटा, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन ए सिस्टम, ठीक है, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज, आप डिफरेंट, अंडरगोज डिफरेंट, ठीक है, किसमें पहुंचते हो आप, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस में। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस में पहुंच गए आप, एंड फाइनली वापस कहाँ, कहते हैं लौट के बुद्धू घर पर आया, बोलते ना कि लौट बुद्धू घर आया, एंड फाइनली रिटर्न्स किसमें, आपकी इनिशियल स्टेट में। ठीक है, एंड फाइनली रिटर्न्स टू द इट्स इनिशियल स्टेट, अपनी इनिशियल स्टेट में आगे फाइनली, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, इज नॉन एज साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, तो सबको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि व्हेन सिस्टम अंडरगो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस, कोई सिस्टम है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस में गया और जाकर फिर उसी पर इनिशियल स्टेट में फाइनल वापस आ गया, रिटर्न हो गया, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में बेटा जो चेंजिंग होगी सिस्टम के अंदर, उनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, जीरो। जीरो तो आना ही चाहिए ना, जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वही इसकी फाइनल स्टेट हो जाएगी, तो हमारा क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे बोलो क्या रहेगा, जो उसकी इनिशियल वही फाइनल, तो क्या लिखेंगे इसमें, द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, द साइक्लिक प्रोसेस, नहीं आप इसको 4 लिखो, 4 साइक्लिक प्रोसेस के लिए ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों, जीरो रहेगा ना, आप चेंजिंग उसमें कुछ होगी नहीं, इज जीरो। कैसे होगा जीरो, डेल्टा यू वो भी जीरो आएगा डिफरेंस, डेल्टा एच वो भी जीरो आएगा, डेल्टा एस वो भी जीरो आएगा, डेल्टा जी वो भी जीरो आएगा, मतलब जितने भी आपके सब क्या आएंगे बेटा, जीरो आएंगे। ठीक है, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा टी, डेल्टा बी, कुछ भी ले लो, डेल्टा पी, डेल्टा बी, डेल्टा टी, सबका वैल्यू जीरो आना है, किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो क्यों आया, क्योंकि उसकी जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट है, तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो जीरो तो अपना आप ही आएगा, तो जितने भी डेल्टा होंगे बेटा वो सब क्या आएंगे, जीरो। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा होगा तो फिर आपको ये लगेगा कितना लंबा वीडियो हो गया ये, है ना, तो इसको हम इतना नहीं, अब इसमें हम इतना ही कवर करेंगे आज के लिए, बाकी इसके बाद में इंटरनल एनर्जी और एक्सप्लेन करने वाली थी आप लोगों को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो, कोई फायदा नहीं है। तो बेटा इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये टॉपिक और कैसे ट्रांसफर होते हैं आपका एनर्जी का, उसका क्या क्या मोड है, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने सब कुछ बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उस क्वेरी या डाउट्स को जब इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट लेक्चर और न्यू टॉपिक के साथ।
थैंक यू।